नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उप सहसंयोजी यौगिकों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम प्रत्येक नियम को उदाहरण सहित जानेंगे। इसके पश्चात और अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए हम पहले नियम पर चर्चा करते हैं। पहला नियम है, यदि यौगिक आयनिक है तो धन आयन का नाम पहले और ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। अर्थात उप सहसंयोजी यौगिकों का जब नामकरण करते हैं और यौगिक आयनिक है, आयनिक अवस्था में अर्थात धन आयन व ऋण आयन में बटा हुआ हो तो धन आयन का नाम पहले लिखा जाता है, हम ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से संकुल यौगिक का नामकरण जानें। तो पहला उदाहरण ले रहे हम K4 FeCN हॉल्ट वाइज 6। मान लिया जाए ये हमारे पास कोई उप सहसंयोजी यौगिक है। तो इसका नामकरण हम पहले बिंदु के अनुसार इस प्रकार से करेंगे। धन आयन का नाम पहले और ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पोटेशियम धन आयन धनावेशित होता है, तो ये पूरा जो संकुल होगा ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो धनावेश का नाम पहले एवं ऋणावेश में लिगेंड का नाम बाद में, और इसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं, अर्थात को किस प्रकार से लिख सकते हैं। पोटेशियम पहले आएगा, पोटेशियम हेक्सा, यहाँ पर 6 साइनाइड है। हेक्सा ऋणावेशित है तो साइनो लगाएंगे। पोटेशियम हेक्सा साइनो। चूंकि यहाँ पर धनावेश है तो हम संकुल के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका नामकरण करेंगे तो 8 लगाएंगे। तो यहां पर लगाएंगे हम साइनो फेरेट। आयरन में हम फेरेट लगाएंगे। फिर इसके पश्चात ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है इसका मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका वीडियो वॉच कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। 6 माइनस के और 4 प्लस के हैं तो हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था बचेगी, तो फेरेट सेकेंड। तो ये हमारे पास पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो हमने यहाँ पर क्या नामकरण में धनावेश का नाम पहले लिखा, लिगेंड का नाम बाद में, उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु, उसके पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो हमारा पहला नियम हुआ धनावेश का नाम पहले और ऋणावेश का नाम बाद में। अर्थात यदि धनावेश हो तो पूरा संकुल ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये धनावेश और ये ऋणावेश, तो ऋणावेश का नाम हमने बाद में लिखा। और अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे CONH3 हॉल्ट वाइज 6Cl3। यहां पर हमारे पास धनावेश नहीं है, अर्थात उदासीन अवस्था में है। तो इसका नाम किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो धनावेश चूंकि नहीं है तो हमें कोबाल्ट में एड भी नहीं लगाना है। चूंकि धनावेश होगा और पूरा संकुल ऋणावेश होगा, ऋणावेशित होगा, तो हम 8 लगाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु में। तो हम इसका नामकरण इस प्रकार से करेंगे। 6 एमीन है तो हम लिखेंगे हेक्सा को किस प्रकार से लिख सकते हैं। हेक्सा मीन्स 6, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी 3 आएगी, कोबाल्ट थर्ड। और यदि संकुल के बाहर यदि कोई लिगेंड है तो जैसे संकुल के अंदर हो तो हम अनुलग्न O लगाते हैं, परंतु बाहर है तो हम सामान्य नाम लिखेंगे। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखेंगे, परंतु संकुल के अंदर है तो क्लोरो लिखेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर हम सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, ये रोमन में, और क्लोराइड इस प्रकार से। तो इसका नामकरण इस प्रकार से हुआ। हमने पहले
पहले बिंदु को अर्थात ये जो नियम है इसको हमने पहले एग्जाम्पल के माध्यम से जाना। तो हमने दूसरा उदाहरण लिया। दूसरे उदाहरण में हमारे पास कोई धनावेश नहीं है, उदासीन लिगेंड है, तो हम इसको इस प्रकार से सामान्य तरीके से लिखेंगे। तो एमीन 6 है, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट और ऑक्सीकरण संख्या थर्ड आई और क्लोराइड। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका उदाहरण हुआ। तो पहले नियम को हमने जाना। आइए हम दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है? प्रत्येक नियम को हम उदाहरण सहित जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दूसरा नियम इस प्रकार से, संकुल धन आयन अथवा उदासीन संकुल के नामकरण में लिगेंडों का नाम सर्वप्रथम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का, उसके पश्चात रोमन अंक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त की जाती है। अभी अभी हमने नामकरण किया, फिर भी हम इसे पुनः समझने के लिए अन्य एक उदाहरण लें और उदाहरण के माध्यम से इस बिंदु को हम जाने। तो CuNH3 SO4 यह हमने संकुल यौगिक लिया। आइए हम इसके नामकरण को जाने। तो हमारे पास बिंदु क्या है? संकुल धनायन अथवा उदासीन संकुल के नामकरण में लिगेंड का नाम सर्वप्रथम। तो लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। तो आइए हम इसका नामकरण करें। को किस प्रकार से लिख सकते हैं? टेट्राएमीन है, टेट्राएमीन अर्थात लिगेंड का नाम पहले, तो टेट्राएमीन, ये लिखा हमने टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, टेट्राएमीन कॉपर, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। इसके पश्चात रोमन में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या एमीन न्यूट्रल है, उदासीन है। SO4 पर -2 आवेश पाया जाता है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी सेकेंड होगी, कॉपर सेकेंड। और फिर यदि संकुल के बाहर कोई यौगिक है तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे यहां पर सल्फेट, सल्फेट। हम पुनः इस नियम को देख सकते हैं। संकुल धनायन अथवा उदासीन संकुल के नामकरण में लिगेंड का नाम सर्वप्रथम, लिगेंड का नाम लिखा, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त की जाती है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे नियम को उदाहरण के माध्यम से जाना। चले हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। तीसरा बिंदु हमारा इस प्रकार से, जटिल धन आयनों तथा उदासीन अणुओं का कोई विशेष समापन नहीं होता है, किंतु संकुल ऋणायन में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में अनुलग्न एट जोड़ देते हैं। पुनः जाने, जटिल धन आयन तथा उदासीन अणुओं का कोई विशेष समापन नहीं होता, किंतु संकुल ऋणायन में केंद्रीय परमाणु के नाम में अनुलग्न एट जोड़ देते हैं। अर्थात यदि संकुल ऋणावेशित होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते समय केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में अनुलग्न एट जोड़ दिया जाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इस तीसरे बिंदु को जाने। उदाहरण ले, FeCN/6 4- आयन। तो यह संकुल हो गया हमारे पास ऋणावेशित। तो नामकरण करेंगे, पहले लिगेंड का नाम बोलेंगे, अर्थात लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर उसके पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या। और चूंकि यहाँ पर ऋणावेशित है, पूरा संकुल यौगिक ऋणावेशित है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते समय यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एट जोड़ देंगे। अब आयरन के स्थान पर कोई भी अन्य केंद्रीय धातु परमाणु हो सकता है, वहां पर अनुलग्न एट ही जोड़ेंगे। तो आइए इसका हम नामकरण करें। तो 6 साइनाइड है, तो यहां पर चूंकि ऋणावेशित है तो ओ शब्द लगाएंगे अनुलग्न। तो हेक्सा साइनो फेरेट, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी वो सेकेंड रहेगी। चूंकि साइनाइड पर माइनस आवेश आता है,
माइनस आवेश, यदि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो बराबर के इधर -6 आवेश और बराबर के उधर -4 आवेश होगा। बराबर के उधर यदि -6 को ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6 में से -4 घटाएंगे तो हमारे पास +2 ऑक्सीकरण संख्या बचेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या रहेगी सेकेंड, और हम यहाँ पर चूंकि आयनित अवस्था में हैं तो आयन लिखेंगे, आयन, ये इस प्रकार से। तो ये नामकरण हो गया हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। तो यहाँ पर हमने आयरन के नाम के अनुलग्न में एट लगाया, अर्थात ये हो गया फेरेट और सेकेंड आयन। इस प्रकार से हमने उदाहरण के माध्यम से तीसरे बिंदु को जाना। पुनः हम कह सकते हैं जटिल आयनों, जटिल धन आयनों तथा उदासीन अणुओं का कोई विशेष समापन नहीं होता, किंतु संकुल ऋणावेशित या ऋण आयन में है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट जोड़ देते हैं, जैसे हमने यहां पर जोड़ा फेरेट, इस प्रकार से। और अन्य उदाहरण ले सकते हैं, सभी इसी प्रकार से रहेंगे। तो हमने तीसरे बिंदु को उदाहरण के माध्यम से जाना। आइए हम चौथे बिंदु पर चर्चा करते हैं। चौथा बिंदु हमारा इस प्रकार से है। चौथे बिंदु पर चर्चा करते हैं तो ऋणात्मक लिगेंडों के नाम में अनुलग्न ओ, अर्थात जितने भी ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उनके नाम में अनुलग्न ओ तथा धनात्मक लिगेंडों के नाम में यम से समाप्त होते हैं तथा कार्बनिक लिगेंडों के नाम में कार्बनिक लिगेंडों के नाम अपरिवर्तित रहते हैं या इल लगाते हैं, आखिरी में इल लगाते हैं या इल से समाप्त होते हैं। आइए हम एक सारणी के माध्यम से इनके नामों को जाने। तो इस प्रकार से अभी अभी हमने चर्चा करी थी। तो जितने भी ऋणावेश लिगेंड होते हैं इनमें हम अनुलग्न लगाएंगे ओ, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, हाइड्रिडो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, साइनो। इस प्रकार से जितने भी ऋणावेशित लिगेंड होंगे वहां पर हम उनके नामकरण में अनुलग्न ओ लगाएंगे, जैसे सल्फेटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, थायोसाइनेटो इत्यादि। तथा धनावेशित लिगेंड होते हैं उसमें ईएम लगाएंगे। हमने नियम में जाना ईएम। तो जितने भी धनावेशित लिगेंड होते हैं उसमें जितने भी धनावेशित लिगेंड होते हैं उनके नामकरण के अंत में यम लगाएंगे, जैसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ब्रोमोनियम इत्यादि। तो यहां पर हम अनुलग्न लगा रहे हैं यम। इसी प्रकार से उदासीन लिगेंड अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे यहां पर जल का है एक्वा, NH3 का है एमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, हाइड्रॉक्सिल, नाइट्रिल, सल्फ्यूरिल इत्यादि। तो इस प्रकार से इस उदाहरण को हमने जाना। ऋणात्मक लिगेंडों के नाम ओ, धनात्मक लिगेंडों के नाम यम से समाप्त होते हैं, जबकि कार्बनिक लिगेंडों के नाम अपरिवर्तित रहते हैं या इल लगा देते हैं या इल से समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीसरे बिंदु को जाना। आइए हम चौथे बिंदु पर इस प्रकार से हमने चौथे बिंदु को जाना। आइए हम पांचवें बिंदु पर चर्चा करते हैं। संकुल यौगिकों के नामकरण के अंतर्गत पांचवा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस बिंदु को जानें। संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर लिगेंडों के जब नामकरण करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, अर्थात अल्फाबेट में लिखा जाता है। जो पहले आते हैं अल्फाबेट में उनको पहले, और जो बाद में आते हैं उन लिगेंड को बाद में लिखा जाता है। तो आइए हम पुनः इस पांचवें बिंदु को उदाहरण के माध्यम से जाने। तो उदाहरण ले रहे हैं हमको चूंकि इस उदाहरण को जानने के लिए बड़ा संकुल यौगिक लेना पड़ेगा। तो PT अर्थात प्लेटिनम, इथिलीन डायमीन, NH3/2, Cl, NO2 और संकुल के बाहर हम कर देते हैं Cl2। ये इस प्रकार से हमने कोई जटिल संकुल यौगिक लिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं। अब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर नामकरण किस प्रकार से करेंगे।
जो अल्फाबेट में पहले आएंगे अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आएंगे उनका नामकरण पहले और जो बाद में आएंगे उनका नामकरण बाद में करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं क्या दिख रहा है। एमीन ए से स्टार्ट होता है, डायमीन एमीन पहले आएगा, एमीन का नामकरण हम पहले करेंगे। इसके पश्चात अल्फाबेट के क्रम में देखेंगे तो क्लोरो उसके बाद में आएगा, तो हम क्लोरो को उसके बाद लिखेंगे। नाइट्रो बाद में आएगा, इथिलीन डायमीन उसके बाद आएगा। तो इस प्रकार से संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर लिगेंडों के नामकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। तो आइए इसका हम नामकरण करें। डायमीन, डाई एमीन, डायमीन दो एमीन है, डायमीन, क्लोरो, क्लोरो अर्थात ऋणात्मक जो लिगेंड होंगे वहां पर नामकरण में अनुलग्न वो लगाएंगे तो क्लोरो। अब हमारे पास है इथिलीन डायमीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डायमीन, यह हो गया एथिलीन डायमीन, यहां तक पहुंचे। अब अगला है नाइट्राइटो, यह वाला समूह नाइट्राइटो। अब केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम करेंगे और उसके पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो प्लेटिनम मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्लेटिनम ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे तो 4 आएगी, 4 रोमन में लिखेंगे। क्लोराइड, क्लोराइड इस प्रकार से नाम किस प्रकार से होगा। हमारा जो बिंदु था इस प्रकार से संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। तो नामकरण इस प्रकार से होगा। डायमीन, क्लोरो, एथिलीन डायमीन, नाइट्राइटो, प्लेटिनम, फोर्थ क्लोराइड इस प्रकार से। तो हमने 5वें बिंदु को उदाहरण के माध्यम से जाना। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम जितने भी नियम हैं संकुल यौगिकों के नामकरण के अंतर्गत प्रत्येक नियम को उदाहरण के माध्यम से जानेंगे ताकि नामकरण करना और भी आसान हो जाए। तो हमारा ये 5वां बिंदु समाप्त होता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जटिल नियम है, छात्रों को यहाँ पर नामकरण में बहुत परेशानी होती है। तो आइए हम नेक्स्ट अगले नियम को जानें। प्रत्येक प्रकार के लिगेंडों की संख्या को उपसर्ग प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा आदि नाम लेकर बतलाते हैं यदि लिगेंड जटिल है, जैसे इथिलीन डायमीन EN, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो एसीटेट आदि। और यदि उनके अणुओं की संख्या 2, 3 या 4 होती है तब लिगेंड के नाम के पूर्व लघु कोष्टक के क्रम में क्रमशः 20, 30 एंड टेट्रा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस बिंदु को हम पुनः उदाहरण के माध्यम से जानें। तो हम उदाहरण ले रहे हैं इसको समझने के लिए। ये लिया हमने COCl2 EN होल ट्वाइस 2 SO4, यह हमारे पास संकुल। तो हमारे पास जो लिगेंड है इथिलीन डायमीन, उसके नाम में ही डाई है और बाहर से भी डाई है, इथिलीन डायमीन। तो यहाँ पर इथिलीन डायमीन उसका नाम स्वयं है और बाहर से भी डाई है अर्थात 2 है। तो हम इसका नामकरण करेंगे तो उस समय चूंकि अभी अभी हमने जाना, पुनः जाने। यदि उनके अणुओं की संख्या 2, 3, 4 होती है तब लिगेंड के नाम के पूर्व लघु कोष्टक के क्रम में क्रमशः 20, 30 एंड टेट्रा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो नामकरण इस प्रकार से होगा। इसका पहले क्लोरो आएगा, चूंकि अल्फाबेट का यूज करेंगे हम। अभी अभी हमने इसके पूर्व के नामकरण के नियम में जाना। तो क्लोरो पहले आएगा, तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। चूंकि यहां पर इथिलीन डायमीन और बाहर से भी डाई है तो हम यहां पर शब्द लगाएंगे 20,
20 इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। अब हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या की आवश्यकता पड़ेगी केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पश्चात। तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण संख्या SO4 की -2 और Cl की, चूंकि एक Cl की -1 तो 2 Cl की -2 हो जाएगी। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या होगी 4, तो इसको हम रोमन में लिखेंगे 4th। और इसके पश्चात सल्फेट, सल्फेट। तो हमने यहां पर शब्द लगाया 20, चूंकि यहां पर जो लिगेंड है पहले से लिगेंड के नाम में डाई शब्द है, तो हमने यहां पर 20 लगाया। पुनः हम इसके नामकरण को देखें, डाइक्लोरो 20, इथिलीन डायमीन, कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 4 और सल्फेट। और अन्यत्र उदाहरण ले सकते हैं, सेम उदाहरण इसी प्रकार से रहेंगे। जैसे हम पुनः न लिखकर हम सिर्फ समझने के आधार पर लिख सकते हैं COEN होल्ट वाइज 3 और 3+ प्लस आवेशित, ऋण आवेशित नहीं, हम कोबाल्टेट नहीं लगाएंगे। तो यहां पर हम नामकरण करेंगे तो लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ट्री शब्द लगाएंगे, 3 आ रहा। लिगेंड के नाम में ही डाई है, इथिलीन डायमीन, और बाहर से संख्या 3 है। तो ट्रीस, इथिलीन डायमीन, कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या को देखेंगे तो इसकी रहेगी 3rd। इस प्रकार से हम इस छठे नियम को उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए हम अगले नियम पर चर्चा करें। अगला नियम इस प्रकार से, सेतु लिगेंड के लिए, सेतु लिगेंड को उनके नाम के पहले ग्रीक शब्द म्यू से निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात म्यू से निर्दिष्ट करते हैं, म्यू लिखा जाता है। इसे प्रत्येक भिन्न प्रकार के सेतु समूह के नाम के पूर्व दोहराया जाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी जानें। तो हम सेतु समूह वाले संकुल यौगिकों का उदाहरण ले रहे हैं। ये लिया हमने EN होल्ट वाइज 2 CO NH2 OH CO, अर्थात यहां पर NH2 और OH सेतु लिगेंड है जो कोबाल्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। और पुनः लिख सकते हैं यहां पर हम EN होल्ट वाइज 2। मान लिया जाए यह हमारा कोई संकुल यौगिक है जिसमें सेतु लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4+ आयन। तो आइए इस संकुल यौगिक का हम नामकरण जानें। तो नामकरण करेंगे तो अभी अभी हमने जाना, सेतु लिगेंड को उनके नाम से पहले ग्रीक शब्द म्यू से निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात इनका नामकरण करेंगे। ये सेतु का कार्य करते हैं, 2 केंद्रीय धातु परमाणु को आपस में जोड़ने का कार्य करते, सेतु का कार्य करते। तो सेतु का कार्य करने के कारण हम उनके नाम के पूर्व म्यू शब्द लगाएंगे, म्यू से इंडिकेट करेंगे। इसे प्रत्येक भिन्न प्रकार के सेतु समूह के नाम से पूर्व दोहराया जाता, मतलब यदि हम NH2 का नामकरण करेंगे तो यहां पर भी, और OH का नामकरण करेंगे तो यहां पर भी म्यू शब्द लगाएंगे। तो आइए हम इसका नामकरण जानें। म्यू एमिडो, म्यू एमिडो कामा, फिर म्यू हाइड्रॉक्सो, म्यू हाइड्रॉक्सो, म्यू हाइड्रॉक्सो, म्यू हाइड्रॉक्सो। फिर यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इथिलीन डायमीन और इथिलीन डायमीन 2 है और इनकी संख्या 2 और 2 4। चूंकि अभी अभी हमने इसके पूर्व के नियम में जाना था 20 30 टेट्राकिस शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर ये 4 हो जाएंगे, तो टेट्राकिस शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे। तो लिखेंगे हम टेट्राकिस इथिलीन
डायमीन। ये जो पूरी संख्या है जो दो केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात कोबाल्ट के साथ में जुड़ी हुई, इनको हमने जोड़ दिया तो ये हो गए टेट्राकीस। इथिलीन, डायमीन, दो कोबाल्ट हैं, एक ये, दो केंद्रीय धातु परमाणु, तो हम यहां पर लिखेंगे डाई कोबाल्ट। अब ऑक्सीकरण संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी है 4 रोमन में लिखेंगे, और आयनित अवस्था में है तो आयन। इस प्रकार से नामकरण इस प्रकार से हुआ, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्राकीस, इथिलीन, डायमीन, डाइकोबाल्ट, 4th आयन। इस प्रकार से हमने 7वें बिंदु को उदाहरण के माध्यम से जाना। आइए हम अगले बिंदु पर चर्चा करें नामकरण के अंतर्गत। चलिए हम अगले बिंदु पर चर्चा करें। अगला हमारा 8वां बिंदु इस प्रकार से है, ज्यामितीय समावयवों का नामकरण, अर्थात ज्यामितीय समावयव के नामकरण की दो विधियां हैं। फर्स्ट समकक्ष या शीश और विपक्ष या ट्रांस शब्दों से, दूसरी संख्याओं से। पहला जो है, दो विधियां हैं, तो पहले विधि के अंतर्गत समकक्ष या शीश, यदि समकक्ष व्यवस्था होती है उप सहसंयोजी यौगिकों में लिगेंड की तो शीश, और यदि विपरीत होती है तो ट्रांस शब्दों से प्रयुक्त करते हैं। संख्याओं से, आइए संख्याओं को जाने। यदि दो लिगेंड निकटस्थ हैं तो समकक्ष, और विकर्णी या विपरीत है तो विपक्ष या ट्रांस शब्दों का प्रयोग करते हैं। वर्ग समतली संकुलों में समकक्ष के लिए 1 2 और 3 4 तथा विपक्ष के लिए 1 3 व 2 4 संख्या का प्रयोग किया जाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानें। तो उदाहरण इस प्रकार से है। उदाहरण, यह हमारे पास ट्रांस डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन का उदाहरण है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, NH3 अर्थात डायमीन विपरीत अवस्था में है, एक दूसरे के विपरीत पोजीशन पर है। इसी प्रकार से क्लोरो भी विपरीत पोजीशन पर है, तो ट्रांस व्यवस्था। यहां पर पास में है अर्थात शीश व्यवस्था। तो पहले इसको जाने हम। ट्रांस डायमीन और डाइक्लोरो ट्रांस पोजीशन पर है। ट्रांस डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन। इसी प्रकार से यदि हम पहले बिंदु पर चर्चा कर रहे शीश एंड ट्रांस, इसी प्रकार से यहां पर हम क्या देख रहे हैं, समकक्ष व्यवस्था में है तो शीश, इधर भी क्लोरो पास में है, एमीन पास में है, तो हम कह सकते हैं शीश डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन। या यदि हम संख्याओं से करें तो संख्याओं में हम क्या देख रहे हैं, नामकरण मान लिया जाए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 और 3 पोजीशन पर डायमीन है, 1 और 3। नामकरण इस प्रकार से 1 2 3 4, तो 1 और 3 पोजीशन पर डायमीन है और 2 और 4 पोजीशन पर क्लोरो है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 3 डायमीन 2 4 डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। इस प्रकार से यहां पर हम देखें नामकरण 1 2 3 4, तो 1 और 2 पोजीशन पर एमीन है तो कह सकते हैं 1 2 डाई एमीन, और 3 और 4 पोजीशन पर क्लोरो है तो कह सकते हैं 3 4 डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। इस प्रकार से तो यदि समकक्ष व्यवस्था हो तो शीश और विपक्ष व्यवस्था हो तो ट्रांस शब्दों का प्रयोग करते हैं ज्यामितीय समावयवता के अंतर्गत। तो आइए हम अगले बिंदु को पुनः उदाहरण के माध्यम से जानें। तो हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है इस प्रकार से है, प्रकाशिक समावयवों का नामकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकाशिक समावयवों का नामकरण। यदि संकुल दक्षिण ध्रुवक घूर्णक है तो उनके नाम के पहले प्लस या
डी अर्थात डी रूप या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि वाम ध्रुवण घूर्णक है अर्थात वामावर्त घूर्णन है तो उसके नाम के पहले माइनस या एल या लियो रोटेटरी लगाते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानें। तो जैसे हमारे पास ये उपसंयोजी यौगिक है, तो इस उपसंयोजी यौगिक में दो प्रकार से समावयवता संभव है। एक प्लस समावयवी अर्थात अभी अभी हमने जाना था प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसका जो घूर्णन है दक्षिणावर्त है। इसी प्रकार से माइनस अर्थात लियो रोटेटरी अर्थात ये वामावर्त घूर्णक है। तो इस प्रकार से हम प्रकाशीय समावयवीय यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। यदि दक्षिणावर्त घूर्णन है तो हम कह सकते हैं प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि वामावर्त घूर्णन है तो माइनस या लियो रोटेटरी से इंडिकेट करते हैं, या उनके नामकरण के पहले माइनस या एल या प्लस या डी से इंडिकेट करते हैं। आइए हम नामकरण के अंतर्गत अंतिम बिंदु को जानें। तो हमारा अंतिम बिंदु इस प्रकार से, एम्बीदंती लिगेंड में दाता परमाणु को लिगेंड से पूर्व लिखा जाता है। उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। एम्बीदंती जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंड में दाता परमाणु को लिगेंड से पूर्व लिखा जाता है। तो आइए हम एम्बीदंती लिगेंड का उदाहरण लें। तो NH4 होल्ट वाइज 3 CrSCN होल्ट वाइज 6, यह हमारे पास कोई एम्बीदंती लिगेंड है। तो इस लिगेंड का नामकरण इस प्रकार से करेंगे। अमोनियम पहले आएगा, तो अमोनियम यहां पर ट्राई शब्द नहीं लगाएंगे। अमोनियम इसके पश्चात हमारे पास जो थायोसाइनेट है वो 6 है। चूंकि ये ऋणावेशित होता है तो थायोसाइनेटो शब्द लगाएंगे। तो हेक्सा थायो साइनेटो, हेक्साथायो साइनेटो, एस क्रोमेट थर्ड। तो इस नियम को हमने उदाहरण के माध्यम से जाना। धन्यवाद, आप वीडियो के अंत तक रहे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।